नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आदिवासी रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। ये टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आदिवासी चिल्ड्रन को एजुकेट किस प्रकार से किया गया है, क्या उसका इतिहास है और अभी ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। इन सभी पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश कालीन पॉलिसीज क्या थी टुवर्ड्स दी आदिवासी एजुकेशन, और उसके बाद जब भारत आजाद हो रहा था तब कौन सी पॉलिसीज अपनाई गई, क्या तरीके हैं जिनसे अभी के समय में क्रिटिसिज्म हो रहा है इस आदिवासी एजुकेशनल सिस्टम का। तो इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके लिए एक सवाल है। सबसे पहले ये सवाल रिलेटेड है पीवीटीजी से रिलेटेड। तो आपको इन 4 स्टेटमेंट में से मुझे बताना है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप स्कीम से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि 50 ट्राइबल ग्रुप हैं जिन्हें पीवीटीजी क्लासिफाई किया गया है। 100% ग्रांट इन एड मिलता है राज्यों को इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसकी एजेंसी है जो इंप्लीमेंट करती है, नोडल एजेंसी है। चौथा, सबसे ज्यादा पीवीटीजीज आइडेंटिफाई किए गए हैं तेलंगाना राज्य में। तो आपको मुझे सही ऑप्शन बताना है। आंसर मिलेगा आपको लेक्चर के अंत में, लेकिन प्लीज कमेंट में आंसर जरूर करें क्योंकि पीवीटीजीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारी फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। आपको इन फ्री क्लासेस को अवेल करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल लॉग इन करना है, रजिस्टर करना है और आपको अनलॉक कोड यूज करना है महिपाल। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं अन्य फीचर्स को यूज करने के लिए, जैसे कि लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना पड़ेगा, जहां पर 2 तरह के कोर्सेज हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस कोर्स में आपको मिलेंगी सारी क्लासेस और आइकॉनिक में मिलेंगे क्लासेस के अलावा एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर। तो यहां पर आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। यू कैन पे यूजिंग द कूपन कोड महिपाल। आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये प्राइसेस आपको पे करनी होंगी आइकॉनिक के लिए और ये रहेंगी प्लस कोर्सेज के लिए। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस 10% कूपन कोड का फायदा उठा सकते हैं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस अवेलेबल होंगी। अगर आप बंडल टुगेदर क्लासेस परचेस करना चाहते हैं तो भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो बंडल पैकेज है इसमें आपको ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ेगी कंपेयर टू अगर आप अलग अलग इन्हें परचेस। अब आदिवासी रेजिडेंशियल स्कूल्स पर कुछ दिन पहले हिंदू में एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो यहाँ उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो इस आर्टिकल में नहीं भी थी, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो देखिए, आदिवासी रेजिडेंशियल स्कूल्स पर आरोप ये लगता है कि वो आदिवासी संस्कृति को बिल्कुल तहस नहस कर रहे हैं। इस प्रकार के कई स्कूल उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हैं और इनमें से कई में अभी भी वही एटीट्यूड है जो ब्रिटिश काल में था। ब्रिटिश राज में क्या होता था कि आदिवासियों को रेशियली इंफीरियर समझा जाता था, यानी कि उन्हें एक दूसरी नस्ल का समझा जाता था और ये नस्ल ब्रिटिश या इवन जो मेन स्ट्रीम इंडियन लोग हैं उनसे भी नीची नस्ल का अंग्रेज इन्हें मानते थे। अब आजादी के बाद से कोशिश पूरी हुई है कि आदिवासी समुदाय को असिमिलेट किया जाए मेन स्ट्रीम समुदाय में। हालांकि मेरा पर्सनल यहां पर ओपिनियन है कि ये असिमिलेशन भी जो है एक गलत शब्द है। असिमिलेट का मतलब ही यही हो गया कि हम उन्हें अलग मानते हैं, इसीलिए आप उसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में असिमिलेट करना चाहते हैं। बट एनीवेज दिस इज अ टेक्निकल टर्म, तो सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट सभी इसे यूज करते हैं, तो वी हैव टू यूज इट। तो असिमिलेशन का जो ये प्रोसेस है ये आजादी के बाद भी इनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह से मिटा रहा है, ये मेन आरोप है। इस पूरे मुद्दे का अगर हम 150 सालों में एक स्टार्टिंग पॉइंट देखना चाहें तो स्टार्टिंग पॉइंट आप मान सकते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। 1871 में ब्रिटिश राज में एक कानून पास किया गया जिसके तहत पूरे पूरे कम्युनिटीज को, पूरी ट्राइब्स को, आदिवासी समुदाय को क्रिमिनल करार दे दिया गया कि अगर ये समुदाय से ये व्यक्ति है तो फिर ये क्रिमिनल ही होगा। तो इसमें इन्होंने कुछ ट्राइब्स को नोटिफाई कर दिया, एक लिस्ट निकाल दी। जैसे आज के समय में शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब की एक लिस्ट होती है, शेड्यूल होता है, उसी तरह से एक नोटिफिकेशन निकालकर ये कह दिया कि ये वो ट्राइब्स हैं जो एडिक्टेड हैं क्राइम के प्रति, यानी कि इन्हें क्राइम का नशा है एंड दे आर एडिक्टेड टू द सिस्टमैटिक कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि सीरियस क्राइम्स जो हैं वो ये करते रहते हैं। तो अगर किसी ट्राइब को नोटिफाई कर दिया जाता था तो उस ट्राइब के, उस समुदाय के सभी लोगों के लिए कंपलसरी था कि वो अपने लोकल मजिस्ट्रेट के पास जाकर रजिस्टर में नाम दर्ज करवाए। तो जैसा कि किसी तड़ीपार व्यक्ति के साथ होता है आज के समय में कि उसको जाकर अपनी पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ती है, कुछ उसी प्रकार का सिस्टम एक पूरे ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर ये ठप्पा लगा दिया गया और ये सिस्टम उन सभी को फॉलो करना पड़ता था, चाहे वो कोई और काम धंधा क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अगर वो नोटिफाइड ट्राइब से था तो ही वॉज अ क्रिमिनल इन द आईज ऑफ द सिस्टम।
और अगर उस एरिया में कोई भी क्राइम हुआ तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को पकड़ा जाता था। इसी ट्राइब के कम्युनिटी के 10 15 20 50 लोगों को उठा लेते थे और उन्हीं से पूछताछ करी जाती थी, और कोई नहीं मिलता था तो जुल्म भी उन्हीं के सर पर मढ़ दिया जाता था। तो इस बैकग्राउंड में आदिवासीज की एजुकेशन शुरू होती है। अब आदिवासीज के लिए कई सारे स्कूल्स खोले गए क्रिश्चियन मिशंस के द्वारा। ये बात है मेनली 19th सेंचुरी के दौरान। तो ये क्रिश्चियन मिशंस जो हैं, इन्होंने बहुत सारे कन्वर्जन करने की भी कोशिश करी। जैसे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन्होंने एक इनर लाइन परमिट सिस्टम स्टार्ट कर दिया ताकि कोई भी और व्यक्ति इन एरियाज में ना जा सके, लेकिन क्रिश्चियन मिशंस को उन एरियाज में ऑपरेट करने की अनुमति थी। तो मिशनरीज का वहां पर फैलाव हुआ, कई लोग खुद से कन्वर्ट हुए, कुछ को प्रलोभन दिया गया। इस तरह से बेसिकली बहुत कन्वर्जन्स के साथ ये क्रिश्चियन मिशंस वहां पर काम करते रहे। लेकिन 1920 के दशक आते आते जब भारत का आज़ादी का जो संग्राम है, आज़ादी का जो हमारा मूवमेंट है, वो अपने चरम पर आने वाला था, उस समय एक रिएक्शनरी मूवमेंट शुरू होता है। यानी कि कई नेशनलिस्ट लीडर्स ने यह तय किया कि इस आदिवासी एजुकेशन सिस्टम को हमें अपने कंट्रोल में लेना होगा। कंट्रोल में नहीं लेना होगा, बेसिकली मिशनरीज के अगेंस्ट हमें भी एक पैरेलल सिस्टम सेटअप करना होगा। तो उस समय में दो प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होते हैं। पहला तो था महात्मा गांधी का नई तालीम। तो इस नई तालीम में क्या था, महात्मा गांधी का कहना था कि डीकोलोनाइज करो एजुकेशन को, ब्रिंग यूनिटी ऑफ हैंड, माइंड एंड हार्ट। और इनका जो मेन एम्फेसिस था कि मदर टंग में, मातृभाषा में नॉलेज दी जाए। और उसी के समय, उसी के समकक्ष एक पैरेलल हिंदुत्ववादी मूवमेंट शुरू हुआ था आदिवासी एजुकेशन का, जो 1950 के दशक में जाकर पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गया जब R.K. देशपांडे ने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना करी। तो ये जो वनवासी कल्याण आश्रम है, ये आज भी एक्टिव है और इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आदिवासी स्कूल्स का। अब वनवासी कल्याण आश्रम की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो G.S. घुरिये से इंस्पायर्ड थी, जो कि एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे। इनको फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है इंडियन सोशियोलॉजी का। ये कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। तो इन्होंने आदिवासीज को बैकवर्ड हिंदूज की तरह देखा। यानी कि इनका ये व्यू पॉइंट था कि आदिवासी वो हैं जो हिंदू धर्म में थोड़े से पिछड़ गए। इन्होंने हिंदू रीति रिवाज या जो पूरी आइडियोलॉजी है उसको अपनाया नहीं। तो घुरिये का मानना था कि इन ट्राइबल्स का असिमिलेशन करना जरूरी है मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन में। तो बेसिकली दे वर लुक्ड अपॉन एज बैकवर्ड हिंदूज अकॉर्डिंग टू G.S. घुरिये, और यही वाला माइंडसेट वनवासी कल्याण आश्रम ने भी अपनाना शुरू किया। अब इसी के समकक्ष वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि जो गुजरात वाला बेल्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में जो आदिवासी बेल्ट है, वहां पर एक और पैरेलल थॉट शुरू होता है अंडर A.V. ठक्कर। तो इनको ठक्कर बापा भी कहा जाता था। तो ठक्कर बापा जो है ये गुजरात को बिलोंग करते थे और इन्होंने आश्रमशाला मॉडल शुरू किया। बेसिकली आश्रम शुरू किए एज स्कूल्स, और ये 3 ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने स्थापित किया था भील सेवा मंडल, दूसरा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ये भी इन्होंने स्थापित किया था, इनके दिशा निर्देश में स्थापित हुआ था, और तीसरा हरिजन सेवक संघ, जिसको स्थापित किया था महात्मा गांधी ने 1932 में, उसके ये जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और इनकी स्मृति में भारत सरकार ने बाद में ये स्टैंप भी जारी किया था। तो ठक्कर बापा जो है ये गुजरात वाले आदिवासी बेल्ट में एक्टिव थे, ना कि उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश वाला जो बेल्ट है वहां पर। तो ये ठक्कर बापा जो है इनका भी यही कहना था कि आश्रम स्कूल्स बनाए जाएं, और ये आश्रम स्कूल्स जो हैं ये हिंदू नेशनलिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करते थे। लेकिन आइडियोलॉजी हिंदू नेशनलिज्म थी, लेकिन प्रैक्टिकल जो अप्रोच था पढ़ाने का, डिसिप्लिन का, वो पूरा क्रिश्चियन मिशन स्कूल्स को फॉलो करता था। तो उसी तरह की यूनिफॉर्म थी, कई बार स्ट्रिक्ट लेकिन ब्रूटल डिसिप्लिन था, हायरार्किकल सिस्टम था, और इस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जो उन आदिवासी बच्चों के लिए एलियन थे। यानी कि उनके लिए वो एक तरह से एलियन ही थे, चाहे वो मिशन पढ़ाएं या फिर आश्रम में पढ़ाएं। फिर शॉर्ट हेयर कट रखना, आदिवासी नेम्स को बदलना, ये सारी पॉलिसीज जो हैं इन आश्रम में भी फॉलो होती थी। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन मिशन स्कूल जो हैं वो इसको लेकर ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। 1941 में ठक्कर ने पुणे में एक लेक्चर दिया था और इन्होंने कई नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को हाईलाइट किया, जैसे कि आदिवासी लेजी होते हैं, प्रोमिस्क्यूटी यानी कि दे स्लीप विद मल्टीपल पार्टनर्स, दे हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है, शिफ्टिंग एग्री कल्टीवेशन को ये एडिक्टेड हैं, यानी इनको चाहो तो भी आप एक जगह पर रहकर खेती नहीं करवा सकते। तो इस तरह के कई स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। ये कल्चरल स्टीरियोटाइप्स हैं और ये आदिवासी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन में आज भी यूज किए जाते हैं। 1941 में ठक्कर ने यह भी कहा कि ट्राइबल लैंग्वेजेस को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर यह प्लान उनका ड्रॉप कर दिया गया। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जयपाल सिंह मुंडा ने ठक्कर बापा की इन आइडियोलॉजीज को चैलेंज किया और इन्होंने यह भी कहा कि भारत को, संविधान को ट्राइबल लैंग्वेजेस को भी यूज करना चाहिए, लेकिन ट्राइबल लैंग्वेजेस उस समय की ऑफिशियल पॉलिसी में अडॉप्ट नहीं करी गई। हालांकि कुछ प्रावधान थे जो आगे आपको मैं बताऊंगा हमारे संविधान में, जो ये कहते हैं कि मदर टंग में बच्चे को पढ़ने का अधिकार है।
अब 1949 में फाइनली भारत ने आजादी के बाद ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था उसको रिपील कर दिया, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उसको डी नोटिफाई कर दिया गया। कई सारी नोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज जिनके ऊपर सर पर क्रिमिनल का ठप्पा लगा हुआ था उन्हें हटा दिया। लेकिन उसके बाद कई राज्यों ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट जारी कर दिए और इसमें अगेन सेम ही एक तरह के प्रिंसिपल्स थे। क्रिमिनल ट्राइब्स अंग्रेजों से कहते थे, हमने उसे कहना शुरू कर दिया हैबिचुअल ऑफेंडर्स, यानी कि जो बार बार जुर्म कर रहे हैं, दे आर हैबिचुएटेड टू ऑफेंसेस। तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट जो है इसमें भी वैसे ही प्रावधान थे। अगर कोई जुर्म हुआ उस एरिया में तो पुलिस जाकर सबसे पहले उन्हें पकड़ती थी, उन्हें उठाती थी। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनका जो ऑक्यूपेशन है दैट इज नॉट कंड्यूसिव टू सेटल्ड वे ऑफ लाइफ, यानी कि इस सिविलाइजेशन के वे ऑफ लाइफ के खिलाफ इन्हें बताया गया। 1959 में डी नोटिफाइड ट्राइब्स को रिक्लासिफाई कर दिया गया था एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब 1960 में एल्विन कमेटी की रिपोर्ट आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एल्विन कमेटी रिपोर्ट जो है ये आजाद भारत का वन ऑफ द फर्स्ट अर्लीस्ट ट्राइबल पॉलिसी स्टेटमेंट है। इसने ये रिकॉग्नाइज किया कि ट्राइबल आदिवासी लोगों को अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है और इन्होंने कहा था कि असिमिलेट मत करो। असिमिलेट का मतलब है कि अपने साथ मत जोड़ो बल्कि इंटीग्रेट करो, इन्हें अपने में शामिल करो। तो कुल मिलाकर 10 साल में वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं वो अब हैबिचुअल ऑफेंडर्स के नाम से जाने लग गई थी। 1960 में भारत सरकार ने कमेटी स्थापित करी थी, उसकी रिपोर्ट आई एल्विन कमेटी रिपोर्ट। एल्विन कमेटी रिपोर्ट आजाद भारत के वन ऑफ द फर्स्ट ट्राइबल पॉलिसी स्टेटमेंट्स में से एक है, यानी कि इसने डिटेल में रिसर्च किया था कि ट्राइबल्स के साथ क्या समस्याएं हैं, पढ़ाई को लेकर उनके रिपोर्ट्स में उनके रिकमेंडेशंस किए गए थे। तो इसने ये रिकग्नाइज किया कि आदिवासी लोग जो हैं इनकी खुद की अपनी इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग होनी जरूरी है। तो इस एल्विन कमेटी रिपोर्ट ने यह सजेस्ट किया कि आप पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन लाएं, ना कि पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन। तो ठीक है, असिमिलेशन का होता है कि किसी को अपने के अंदर मिला लेना, इंटीग्रेट करना है कि भाई वो जैसा है उसके कल्चर को ध्यान में रखते हुए आप उसे सोसाइटी में इंटीग्रेट करें। और इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये सरकारी स्कूल्स के पैरेलल चलने चाहिए, दे शुड बी एलाइज ऑफ दी स्कूल्स नॉट राइवल्स। तो ऐसा नहीं है कि वहां से बच्चों को उठाकर इन स्कूलों में डाल दो, आप उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करें। तो इस तरह के इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस जो आदिवासियों के द्वारा चलाए जाते हैं, जहां पर आदिवासी कल्चर को पढ़ाया जाता है, इस तरह का एक बेस्ट एग्जांपल होगा घोटूल नाम की जगह पर है बस्तर में। ठीक है, बस्तर कहां है? छत्तीसगढ़ में। अब यहां पर जो मूरिया गोंड बच्चे हैं वो बड़े होने के बाद अपने ही छोटे भाई बहनों को, यंगस्टर्स को सिखाते हैं। तो यहां पर एक बहुत ही अलग तरह का सिस्टम है, नॉलेज ओरली पास होती है, किताबों के माध्यम से नहीं, वर्क प्ले करिकुलम है। और यहां पर बच्चे सीखते हैं स्किल्स, उनकी पुरानी कहानियां, रिडल्स, सॉन्ग, डांसेस जो उनके कल्चर का हिस्सा हैं। और यहां पर एथिक्स भी सिखाई जाते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ शेयरिंग एंड नॉट कंपटीशन। तो यहां पे कोई रेस नहीं लगती कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा, बल्कि शेयरिंग से सिखाया जाता है एथिक्स के बारे में। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ढुमकुरिया और डंगरी बसा में भी हैं, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में रेस्पेक्टिवली। लेकिन ये बहुत ही गिने चुने इंस्टीट्यूशंस हैं। जो मैंने आपको ये 3-4 नाम बताए हैं, दीज आर एक्सेप्शंस, ये हर जिले में या हर तहसील में उपलब्ध नहीं है। 1960s के बाद से क्या होता है कि आदिवासी रेजिडेंशियल स्कूल्स को बढ़ावा मिलने लगा सरकार के द्वारा। और इनका फोकस क्या था कि ट्राइबल सिटीजन्स को तैयार करो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि माइनिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह बढ़ने लग गए थे। तो ऐसे में एक लोकल वर्कफोर्स की आवश्यकता थी, एक कंप्लायंट वर्कफोर्स की आवश्यकता थी इन एक्सपांडिंग इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये इन स्कूल्स का लक्ष्य था। 1990 आते आते ये वाला जो स्कूल सिस्टम है ये और ज़्यादा सशक्त होता गया, क्योंकि 90s में लिबरलाइजेशन का दौर था, इंडस्ट्री, माइनिंग, इन सबको और बढ़ावा मिला था। तो और कई नए ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल्स शुरू किए गए। जो स्टेट रन स्कूल्स हैं उनमें सबसे फेमस है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। प्राइवेट में वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट्स इज कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो स्थित है भुवनेश्वर में। ये इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल स्कूल कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 30,000 बच्चे पढ़ते हैं। अब 2005 के बाद से क्या होता है कि माओइस्ट इंसर्जेंसी काफी इंक्रीज हो गई। तो माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट के समय में माइनिंग कंपनीज जो हैं इनको नुकसान हुआ, तो ये फॉरेस्ट लैंड में माइनिंग इतनी आसानी से कर नहीं पा रहे थे। तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया माइनिंग कंपनीज के बीच में कि जिसको जहां पर लीज मिल रही है वहां तुरंत काम शुरू किया जाए। और क्योंकि माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था तो कई सारे नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया गया, जो आदिवासी गांवों में स्कूल्स थे उनको बंद करके, और इन बच्चों को इकट्ठा करके या लोगों को इकट्ठा करके कैंप्स में रखा जाने लगा। और इन कैंप्स में स्पेशल स्कूल चलाए जाते थे जिनको पोर्टा कैबिन स्कूल कहा जाता है। पोर्टा कैबिन कुछ नहीं होता, वो जो जहाज वाला कंटेनर है बेसिकली उसको मॉडिफाई करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोर्टा कैबिन ऑफिसेस भी होते हैं, पोर्टा कैबिन प्रोजेक्ट्स कई जगह इस्तेमाल होते हैं। तो पोर्टा कैबिन स्कूल्स छत्तीसगढ़ में चलाए जाने लगे, जो उन बंद हुए स्कूलों की जगह चल रहे थे। ठीक है, लेकिन अब इसी समय जो ये माइनिंग कंपनीज हैं या फिर बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, इन्होंने अपने खुद के स्कूल फंड करने शुरू किए। दे स्टार्टेड फंडिंग देयर ओन ट्राइबल स्कूल्स।
तो जैसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसने एजुकेशन सिटीज की स्थापना करनी शुरू कर दी छत्तीसगढ़ में। अभी लेटेस्ट 2020 में अडानी ने एक स्कूल खोला है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ मिलकर मयूरभंज ओडिशा में, क्योंकि अडानी के खुद के कई माइनिंग इंटरेस्ट हैं उस एरिया में। वेदांता और नालको जो हैं इनका भी KISS के साथ डील है, ये भी उस एरिया से एडमिशन करवाते हैं बच्चों के जहां पर माइनिंग इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली कई बड़ी कंपनीज वेदांता, अडानी, नालको, NMDC ये सभी एजुकेशन वाले फील्ड में एंटर हो रहे हैं। लेकिन अब एक्टिविस्ट जो हैं जो ट्राइबल राइट्स के लिए काम करते हैं उनका ये कहना है कि ये वाले जो स्कूल हैं ये हमें पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये हमारे बच्चों को ये बताने के लिए आ रहे हैं कि जो आदिवासी कल्चर है वो सही नहीं है और अपने माँ बाप को समझाओ कि माइनिंग के लिए अपने गांव छोड़ दें। इस पर सर्वाइवल इंटरनेशनल ने काफी अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं, आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं। तो इन आर्टिकल्स में आपको डिटेल्ड मिलेंगी, मैं तो बस आपको एक संक्षिप्त यहां पर बता रहा हूं कि बेसिकली ये आरोप लगाए जा रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि इस तरह का माहौल यहां पर है। अब इन स्कूल्स को फैक्ट्री स्कूल भी कहा जा रहा है। तो सर्वाइवल इंटरनेशनल इनको क्या कहता है कि दीज आर फैक्ट्री स्कूल्स एंड दे आर ह्यूमिलिएटिंग आदिवासी चिल्ड्रन इनटू थिंकिंग दैट दे बिलोंग टू एन अनसिविलाइज्ड कल्चर, कि आप एक बिल्कुल अनसिविलाइज्ड दुनिया को बिलोंग करते हैं। इस प्रकार का इन बच्चों के दिमाग में बिठाया जा रहा है बात को, और ये गलत है। इस प्रकार के कई आरोप KISS पर भी बहुत सालों से लगते आए हैं। याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पर 27,000 स्टूडेंट हैं जो सभी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। इसको कई बार दुनिया की सबसे बड़ी एंथ्रोपोलॉजिकल लैबोरेटरी भी कहा जाता है। मुझे ये टर्म काफी डेरोगेटरी लगा, आपका नहीं पता, लेकिन हाँ ये खुद अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी एंथ्रोपोलॉजिकल लैबोरेटरी कहते हैं। और इनका स्टेटेड गोल क्या है? टू कन्वर्ट टैक्स कंज्यूमर्स इनटू टैक्स पेयर्स। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये इनसेंसिटिविटी दिखाता है कि आदिवासी कल्चर को बढ़ावा देने की बजाय, उसको प्रमोट करने की बजाय आदिवासी बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आपका कल्चर तो आदि मानव वाला है, प्रिमिटिव है। और इनफैक्ट जो KISS के फाउंडर हैं उनके कई वीडियोस भी हैं, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, जहां पर ये कहते हैं कि इनके माँ बाप बिल्कुल नॉन लिटरेट हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली ये सब कल्चरल रेसिज्म वाला माइंडसेट है जो इस स्कूल में या फिर इनके फाउंडर्स के द्वारा प्रोपेगेट किया जा रहा है। तो KISS कंट्रोवर्सी में पिछले साल भी था जब वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वहां पर ऑर्गेनाइज होने वाली थी, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू द प्रोटेस्ट फ्रॉम वर्ल्ड ओवर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो दुनिया भर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्ल्ड कांग्रेस नहीं होनी चाहिए, ये इंस्टीट्यूट गलत है, इस पर कई प्रकार के आरोप लगे हैं, तो फाइनली उसे कैंसिल कर दिया गया। तो ये जो फैक्ट्री स्कूल्स हैं इसको आप सर्च करेंगे तो आपको कई अच्छे आर्टिकल्स भी मिलेंगे, लेकिन अगेन आपके पास समय नहीं होगा कि इन आर्टिकल्स को पढ़ो, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको बस बेसिकली यही बता रहा हूँ कि इन सभी स्कूल्स में एक तो प्रकार का आरोप यह है कि ये स्कूल एजुकेशन को गिफ्ट की तरह देखते हैं कि ये गिफ्ट हमने बच्चों को दिया है, आदिवासी बच्चों को, जबकि एजुकेशन कोई गिफ्ट नहीं है, एजुकेशन राइट है भारत में पैदा हुए हर बच्चे का, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन भी उसके लिए हमने बनाया है। तो अब इसका उपाय क्या है? तो देखो, कई आदिवासी से कहते हैं कि हमारे कल्चर को बचाने का सबसे पहला रास्ता यह है कि हमारी मातृभाषा को बचाया जाए। तो जैसे जो ऑफिशियल भाषाएं हैं उसमें आदिवासी भाषाओं को स्थान अभी तक नहीं मिला है, तो इस मदर टंग को बचाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं, पहली बात तो ये बच्चे को अपनी कम्युनिटी लाइफ से अलग कर देती हैं। और यहाँ पर क्या चलती हैं? रीजनल लैंग्वेजेस। तो अगर KISS है तो वो या तो वो हिंदी में पढ़ाएगा, इंग्लिश में पढ़ाएगा या उड़िया में पढ़ाएगा। ये वाली भाषाएं उन बच्चों की गांव में नहीं है, या फिर जहां पर वो आए हैं, जिस एरिया से, माहौल से आए हैं, वहां पर इन तीनों में से कोई भाषा नहीं बोली जाती, उनकी अपनी अलग भाषाएं हैं। और आर्टिकल 350A हमारे संविधान का क्या कहता है? हर बच्चे को यह अधिकार है कि वो अपनी मातृभाषा में अपनी पढ़ाई करे, एजुकेशन इन देयर ओन मदर टंग। और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है वो वैसे भी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है और बच्चों को इंटेलेक्चुअली कॉन्फिडेंट बनाती है। तो अगर मल्टीपल भाषा में पढ़ाया जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल बच्चों को गोंड भाषा में पढ़ाया जाए, ऑब्वियसली गोंड भाषा में बच्चा प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएगा, कंप्यूटर साइंस नहीं सीख सकता, तो इंग्लिश पढ़ाने की आवश्यकता है, या फिर दूसरी भाषाएं हिंदी, इंग्लिश, उड़िया कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन गोंड भाषा में भी पढ़ाने की आवश्यकता है। 1961 में ढेवार कमीशन जो है उसने भी यही रिकमेंड किया था कि ट्राइबल नॉलेज और लैंग्वेजेस को स्कूल करिकुलम में मिक्स किया जाए, असिमिलेट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। और स्कूल से ये कहा था कि आप अपना शेड्यूल इस प्रकार से बनाएं कि ट्राइबल फेस्टिवल या फिर किसानी का जो काम है उसमें बाधा ना हो, क्योंकि ये जो काम है ये इंपॉर्टेंट काम है आदिवासी बच्चों के लिए। यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ मिलते जुलते, उनके साथ सीखते हैं, अपनी पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। तो ये दीज आर वाइटल लर्निंग स्पेसेस।
2005 का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था उसमें भी इसी प्रकार के रिकमेंडेशन दिए गए थे, लेकिन इस प्रकार का कोई रिकमेंडेशन आज दिन तक फॉलो नहीं किया गया है। इनफैक्ट आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जब भी फसल की बुआई या फिर फसल की कटाई होती है, खास करके जब फसल काटी जाती है, उस समय बहुत मैन पावर चाहिए, बच्चे स्कूलों से गायब हो जाते हैं। आपको पूरे के पूरे क्लासरूम खाली मिलेंगे उस समय, क्योंकि पूरे भारत की ये समस्या है कि बच्चे जाते हैं अपने परिवार का हाथ बटाने खेतों में। ओके, 2006 में यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल ने यह कहा कि राइट टू एस्टैब्लिश एंड कंट्रोल देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो भी इंडिजिनस लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकें, ये बहुत ही जरूरी है। दैट इज देयर राइट। भारत के संविधान का आर्टिकल 30 भी ये कहता है कि जो भी रिलीजियस या लिंगुअल माइनॉरिटी है, भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर, दोनों ही आधार पर अगर कोई माइनॉरिटी है तो उनको ये अधिकार होगा कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सके, उनको चला सकें। 2007 में यूएन की एंटी डिस्क्रिमिनेशन बॉडी कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन CERD ने भारत सरकार को यह अपील करी थी कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 1952 को रिपील करे और डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स को रिहैबिलिटेट करे। अब एक और कमिटी है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई थी 2013 में, जाजा कमिटी। इसका नाम ऐसा है क्योंकि प्रोफेसर वर्जीनियस जाजा जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे, और 2013 में इसका गठन किया गया। मई 2014 में ये रिपोर्ट टेबल करी गई थी, प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट को भी आज दिन तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इस कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 51 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 58 जहां पर फॉरेस्ट कवर 67% से ज्यादा है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनमें से ज्यादातर रिजर्व्ड एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, और यहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज को एनक्रोचर्स की नजर से देखा जाता था अप अंटिल फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कानून को आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहो तो मैं इस पर एक लेक्चर बना सकता हूं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसने इस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करी, या लीगली उसको चेंज किया कि ये जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रह रहे हैं, ट्राइबल्स रह रहे हैं, ये एनक्रोचर नहीं है, इन्होंने कोई जमीन पर कब्जा नहीं किया है वहां पर, ये वहां पर पहले से रहते आए हैं। अब जितने भी टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी ज़्यादातर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उनको डाइवर्ट कर दिया गया है माइनिंग के लिए। इसके कारण वहाँ पर्यावरण को नुकसान हुआ है, रिड्यूस्ड लाइवलीहुड्स, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़। तो ये तो देखो, आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट्स हम बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाजा कमेटी भी इन्हीं को मेंशन करती है। नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो जाजा कमेटी में लिखा गया है कि जितने लोगों का विस्थापन हुआ है आज़ाद भारत में फर्स्ट 40 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, केवल 1990 तक केवल वो ही 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ 21 मिलियन। और गवर्नमेंट सोर्सेस ये कहते हैं कि एटलीस्ट 75% का रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाया, और 90 के बाद से तो और ज़्यादा कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। अब इस जाजा कमेटी रिपोर्ट के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसको सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज हुआ है। कोई भी पॉलिसी एक्शन इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक नहीं लिया गया है। ऑलमोस्ट 7 साल होने वाले हैं इस रिपोर्ट को आए हुए। 2 साल पहले भारत सरकार ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी परिवर्तन करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस वक्त झारखंड में चुनाव आने वाले थे, तो एन मौके पर चुनाव से जस्ट पहले इन अमेंडमेंट्स को विड्रॉ कर लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट का पूरा नाम क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। तो ये झारखंड असेंबली इलेक्शन में थोड़ा एक मुद्दा बन गया था, इसीलिए उस वक्त वो जो अमेंडमेंट्स थे उनको हटा दिया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, वो भी आदिवासी एजुकेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। वो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात तो करती है, लेकिन उसमें भी कहती है कि फिलेंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट हो। अब फिलेंथ्रोपिक का मतलब है कि बेसिकली कॉर्पोरेट्स आए या फिर कोई भी आकर पैसा इन्वेस्ट करे चैरिटी के तौर पर, तो इसमें भी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, फिलेंथ्रोपी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो अगेन दिस पॉलिसी इज फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वर्कर्स फॉर द मार्केट rather than implementing the Right to Education Act 2009। तो बेसिकली एक्टिविस्ट का ये कहना है कि फिलेंथ्रोपिक का मतलब कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अगेन जो बड़े बड़े माइनिंग कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनसे ये उम्मीद करी जा रही है, उनके सर पर ये जिम्मेदारी डाली जा रही है कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए ट्राइबल एरियाज में, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए और नेटिव टंग को यानी मदर टंग को बढ़ावा देना चाहिए। अब वैसे ये हमारे टॉपिक से इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन देखो आज का समय ऐसा है कि आपको पॉपुलर कल्चर के साथ भी अपडेटेड होना चाहिए। तो 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी बेताल नाम से।
तो बेताल में ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज है ना, उनका क्या असर है वो बताया गया था। तो उसके अंदर भी कई सारे डैम्स, डिस्प्लेसमेंट, इन सब थीम्स को एड्रेस किया गया था। अगर आपने देखी है तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और अगर नहीं देखी तो सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद ये देख लेना, ठीक है। या फिर अगर किसी दिन सिलेक्शन ना हो, 5-6 दिन छुट्टी लेनी है एग्जाम के बाद, तब ये सीरीज देख लेना, उसके पहले मत देखना। अब जाते आते अपने क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पीवीटीजी ग्रुप पर, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। 50 नहीं होते हैं, 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको पीवीटीजी क्लासिफाई किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 100% ग्रांट इन एड मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो 2 और 3 दोनों सही हैं। और यहाँ पर 2 और 3 का ऑप्शन ही नहीं है। चलो कोई नहीं, मैंने ऑप्शन यहाँ पर गलत डाल दिए, 2 और 3 होना चाहिए था यहाँ पर। एनीवेज, दिस इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस। तो इसका आंसर देखो, ये वैसे सी डालना था, 2 और 3 यहाँ टाइप की जगह मुझसे 2 और 4 हो गया। चौथा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तेलंगाना में सबसे ज्यादा पीवीटीजी नहीं है। जब आंध्र प्रदेश यूनाइटेड था, आंध्र और तेलंगाना, तब दोनों में मैक्सिमम थे, लेकिन अब ओडिशा में सबसे ज्यादा पीवीटीजीज हैं। 12 ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स आइडेंटिफाइड हैं एज पीवीटीजी। आउट ऑफ दीज 75, 12 कहां पर हैं? ओडिशा में है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा संख्या है ओडिशा में। तो पीवीटीजी स्कीम के बारे में बेसिक जानकारी मैंने यहाँ पर दे रखी है। मोस्टली पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझा पाऊँ। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे, लाइक करने से मुझे पता चलता है कि फीडबैक क्या है आप लोगों का। कमेंट में भी बताइए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। एंड अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से या फिर पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you again, and please remember to put the code Mahipal when you subscribe to any course on Unacademy.